बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागलाई। मैं हूं आतिफ वक्कास और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 के इस थर्ड लेक्चर में बात करेंगे एम्पियर्स लॉ की। डियर स्टूडेंट्स, एम्पियर्स लॉ एक एम्पियर फोर्स लॉ है। हम उसकी बात नहीं कर रहे। वो फोर्स लॉ जो है दो करंट कैरिंग वायर के दरमियान इंटरेक्शंस के मुतालिक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की, जो कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस में से एक है। वो आप आगे पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस, तो उसमें इसका दोबारा जिक्र आएगा। लेकिन याद रहे ये इस फॉर्म में एम्पियर लॉ को मैक्सवेल ने लिखा था। बहरहाल इसकी स्टेटमेंट जो है, द इंटीग्रेशन of the magnetic induction over a closed loop around a current carrying wire is equal to magnetic permeability times the current in the wire। किसी वायर के अंदर करंट है और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। हम जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड को उस क्लोज लूप, एक इमेजिनरी लूप ले लें और उस क्लोज लूप के अंदर हम क्या करें, जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उस सब को हम इंटीग्रेट करें उस पूरी लेंथ के ऊपर। इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि उसको सम अप करें, एड अप करें, तो उससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ म्यू नॉट आई। बहरहाल इंटीग्रेशन अगर आप इस लेवल पे नहीं समझते हो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल बी डॉट डेल्टा एल। बी और डेल्टा एल दोनों वेक्टर्स हैं, तो हम इसको इस तरह लिख लें। इनकी समेशन जो है ये म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर है। बहरहाल इसका मतलब क्या है और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले इसको डिराइव करते हैं कि ये कहाँ से आया। ये फॉर्म जो है यानी मैक्सवेल की ये इक्वेशन या एम्पियर सर्किटल लॉ की ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, इसको डिराइव कैसे किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि the magnitude of magnetic induction is directly proportional to the current in the wire। डियर स्टूडेंट्स, किसी वायर के अंदर जितनी ज़्यादा करंट होती है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होती है। तो बी की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि करंट ज़्यादा है या कम है, तो उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और फिर इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। और वायर से जितना दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, सो इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस फ्रॉम दैट वायर। तो आर की इन्वर्सली रिलेटेड है। आर इज़ दैट डिस्टेंस कि वो कितना दूर है, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आप बी की वैल्यू की बात कर रहे हैं। सो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस वायर से आप कितने दूर हैं। So it is inversely related to the distance from that current carrying wire। So हम ये लिख सकते हैं B is proportional to I divided by R and then यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई I by R। इसको इक्वेशन 1 कह दें और फिर आप ये करें कि उस लूप को जो आपने इज्यूम की है किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड कि जिसके अंदर आप ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, उस मैग्नेटिक फील्ड ने जो लूप बनाया हुआ है उस पूरी लेंथ के हम छोटे छोटे पैचेस बना लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने उसके छोटे छोटे पैचेस बनाए हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, और चलते चलते मैंने पूरी उस सर्कुलर पाथ के स्मॉल डेल्टा एल्स बना लिए हैं। और फिर इतने स्मॉल हैं कि हर एक के लिए बी की जो वैल्यू है, यहाँ पे आप जो छोटे छोटे वेक्टर्स देख रहे हैं ये उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इस वायर के अंदर, जो इस पाथ के अंदर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि हर डेल्टा एल के लिए वो बी जो है वो कांस्टेंट है और डेल्टा एल और बी दोनों के दरमियान एंगल 0 है, वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये डेल्टा एल है और साथ में ये बी है, फिर ये दूसरा डेल्टा एल। इस तरह मैंने लेंथ के छोटे छोटे पेचेस बनाए हैं और हर एक के साथ मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है
और हर एक के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो स्मॉल वेक्टर मैंने ड्रा किया हुआ है। तो अगर मैं यूं करूं कि इन दो के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लूं B1 डेल्टा L1, फिर इन दो के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लूं B2 डेल्टा L2, फिर इन दो के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लूं B3 डेल्टा L3, और इस तरह चलते चलते मैं BN डॉट डेल्टा N तक जाऊं। अगर मैं ये डॉट प्रोडक्ट लूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चूंकि B1 और डेल्टा L1 दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इनके दरमियान एंगल 0 है, और इसलिए डॉट प्रोडक्ट जो है आपको क्या रिजल्ट देता है B1 डेल्टा L1। द सेम इज ट्रू फॉर द सेकेंड पेज एंड दैट इज B2 डेल्टा L2। और इस तरह इन सारे स्मॉल पेचेस के लिए हम B डॉट डेल्टा L फाइंड कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं उन सब को सम अप कर देते हैं, उनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो उन सब को ऐड करते हैं। तो ये है कि यहाँ से हमारे पास समेशन ऑफ ऑल B डॉट डेल्टा L लेफ्ट साइड पे आ जाता है, और राइट हैंड साइड पे मैंने B एक ही लिखा है क्योंकि मैंने ये इज्यूम किया है कि हर एक डेल्टा L के लिए जो B है वो एक जैसा है। तो B1 इज़ B2 एंड दैट इज़ B3, उनके मैग्नीट्यूड एक जैसे हैं, मैंने उनको सेम इज्यूम कर लिया है, और यहाँ पर मैंने कॉमन लिया है और बाकी सब को आपस में ऐड किया है। और आप देख सकते हैं कि वो जब ऐड किए जाएं तो उनसे क्या बन जाता है, एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। और आप जानते हैं कि कंप्लीट सर्कल की लेंथ जो है दैट इज़ 2 पाई r, वो मैंने यहाँ पे लिख ली। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इसको मिटा के क्या करूँगा, इन दोनों को इक्वेशंस को यूज़ करूँगा, यानी सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूँगा, P गेट। तो हमें क्या मिलता है, हमें समेशन B डॉट डेल्टा L दैट इज इक्वल टू B की जगह म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R, और 2 पाई R अपनी जगह पे ये हमें मिलता है। सो अगर हम को कैंसल आउट करें तो हमें क्या मिलता है, B डॉट डेल्टा L एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I। सो आपको ये एम्पियर लॉ मिलता है, एम्पियर सर्किट लॉ, जो यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट में हमने लिखा था। तो इसका जो है यूज़ क्या है और इसको कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। जिस तरह आप गॉस लॉ को यूज़ करके मुख्तलिफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप एम्पियर लॉ को यूज़ करके मुख्तलिफ करंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जो है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हाँ ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बायोट-सावर्ट लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेट करना निस्बतन मुश्किल होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कूलम लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर जब कंटिन्यूस सिस्टम आ जाते हैं तो वहाँ पर कूलम लॉ जो है वो काम नहीं कर सकता, इसलिए हम फिर वहाँ पे गॉस लॉ की तरफ जाते हैं और गॉस उसको बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहता है। अगर आप गॉस लॉ को देखें ना तो बिल्कुल इस तरह की स्टेटमेंट आपको नज़र आती है। गॉस लॉ बिल्कुल तकरीबन इस तरह है, E डॉट डेल्टा A दैट इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो वहाँ पे अगर आप देखें
तो एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में है, दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और वो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटरेक्शंस को इफ़ेक्ट करता है। और ये जो है म्यू नॉट दैट इज़ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर है। ये क्या करता है, ये दो करंट कैरिंग वायर के दरमियान जो मैग्नेटिक इंटरेक्शन होती है उसको इफ़ेक्ट करती है। ये मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो उनके दरमियान मैग्नेटिक इंटरेक्शंस को इफ़ेक्ट कर सके, दो करंट कैरिंग वायर्स के दरमियान या दो मैग्नेट्स के दरमियान। बहरहाल यहाँ ये दोनों जो है मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं, और आगे जाकर हम एक और चीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ फैराडेज लॉ, और वो भी मैक्सवेल की एक इक्वेशन है। और फिर इस तरह एंड में हम मैक्सवेल इक्वेशंस जो फाइनल उसमें चेंजेस की थी, तो अगर कभी हम मैक्सवेल इक्वेशंस करें तो उसमें मैं ये बातें फिर आपके साथ शेयर कर लूँगा। बहरहाल ये थोड़ी सी एनालॉजी बताना मकसद था। तो जिस तरह हम गॉस लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, इट्स अ जनरल फॉर्म, एंड सिमिलरली हम एम्पियर्स लॉ को यूज़ करके हम मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, ये इंटीग्रेशन ओवर एरिया है, यानी समेशन ओवर द एरिया है, और ये समेशन ओवर लेंथ है। गॉस लॉ में हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, जबकि एम्पियर लॉ में हम एम्पिरियन लूप लेते हैं, एम्पिरियन पाथ लेते हैं। ये मीटर्स में यानी लेंथ होती है, और गॉसियन सरफेस मीटर स्क्वायर्स में यानी एरिया होता है। तो बहरहाल इसमें मैग्नेट्स में हम सरफेस क्लोज सरफेसेस की बात नहीं करते वैसे, और रीज़न उसका ये है कि किसी मैग्नेट में दोनों पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। नेचर में कोई ऐसा मैग्नेट अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया जा सका है कि जिसमें मोनो पोल हो। तो ज़ाहिर है अगर उसको किसी क्लोज सरफेस में बंद भी कर दें तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी डाईपोल को, इलेक्ट्रिक डाईपोल को आप किसी गॉसियन सरफेस में बंद करते हैं। तो इससे ये होगा कि जितनी फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और वो क्लोज सरफेस से इमर्ज होती है, उतनी ही फील्ड लाइंस उस नेगेटिव चार्ज में, उस डाईपोल के नेगेटिव पार्ट में इंटर होती हैं। तो उसी क्लोज सरफेस में उतनी फील्ड लाइंस इंटर भी होती है, तो नेट इफेक्ट उसका नेट फ्लक्स ज़ीरो होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप किसी मैग्नेट को किसी क्लोज सरफेस में बंद कर भी दें तो उसका टोटल फ्लक्स ज़ीरो होता है, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस उसके नॉर्थ पोल से निकल कर फील्ड उस सरफेस को लीव करती है, उतनी ही फील्ड लाइंस उसके साउथ पोल में इंटर होने के लिए उस सरफेस में दोबारा इंटर हो जाती हैं। सो नेट इफेक्ट उसका ज़ीरो रहता है। तो ये बात याद रखें कि गॉस लॉ में हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, जबकि एम्पियर लॉ में हम एम्पिरियन लूप लेते हैं। गॉस लॉ यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पियर लॉ यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि किस तरह जो है एम्पियर लॉ को यूज़ करके हम सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको और भी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है, बट आपके सेकेंड ईयर के कोर्स में इसकी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, तो हम सिर्फ उसी पे ही इक्तिफा करेंगे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर याद नहीं रखेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।